हेलो फ्रेंड, आपका दोस्त अजीत आपके साथ एक और बार फिर से। और आज हम लोग बहुत ही स्पेशल इस वीडियो को लेकर के आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बात कर रहे थे कि सर लास्ट मिनट में हम जेईई की प्रिपरेशन को कैसे प्लान करें और क्या देखें, क्योंकि हमने बहुत जगह से पढ़ा, आपके पास पढ़े या ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, टेलीग्राम से बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, यूट्यूब से लिंक मिल जाते हैं और हमने सभी जगह से मटेरियल को इकट्ठा किया, डाउनलोड किया, पीडीएफ देखा, ऑनलाइन देखा और आज मुझे लगता है कॉलेज में रैंक मिला है। बट उसको सिक्योर कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मन रहा होगा। पहले चीज कांग्रेचुलेशन आपकी एक्सपेक्टेशन के लिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट और मैं आशा करता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा। बट क्या प्रॉब्लम करेगा, उन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूर्ववर्ती छात्रों से बात की होगी लास्ट ईयर में तो वो बोलेंगे कि सर हमने 2 साल वर्क किया, बहुत ज्यादा वर्क किया, बट बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखने को मिला कि वो लास्ट के 2-3 महीने वर्क किए और उनका परसेंटाइल बेहतर आ, ठीक है ना, वो बेहतर कर रहे हैं। इवन लोकल इंस्टीट्यूट से वर्क किए, बहुत अच्छा वर्क करके और रिजल्ट दे दिए। इवन वो ऑनलाइन कर रहा है, हम ऑफलाइन नो डाउट, हम ये नहीं बोल रहे ऑनलाइन फैकल्टी अच्छी नहीं है, हम खुद इस चीज को ऑनलाइन लेकर आए, वो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो परसेंटाइल ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। हम ऑफलाइन में वर्क किए हैं, दूसरा पढ़े हैं, कंपटीशन दिए, क्लास के टेस्ट दिए, मॉड्यूल बनाए, मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, उसके बाद भी मेरा परसेंटाइल क्यों थोड़ा एवरेज आ रहा है, क्यों मिस कर रहा है, या क्यों किसी भैया का स्नेह का एवरेज आ रहा है। तो पता है ये कहां पर चूक हो रही है, उस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। चूक हो रही है हमसे ये बिना जाने पढ़ाई करने का कि आपकी पूछने क्या है। जेईई ने लास्ट 3 इयर्स से अपने सिलेबस में बहुत सारा चेंज किया और पूरे रिस्पेक्ट के साथ सभी फैकल्टीज को बोले, आज भी पुराने फैकल्टीज जो हैं वो उन्होंने जेईई के सिलेबस की तरफ अपना रुख दिया है, वो एकदम से पढ़ाने लगे। उनको क्या, जैसे जिस टॉपिक को कंप्लीटली निकाल दिया उन्हें तो वो हटा दिए, बट जिन टॉपिक्स में मॉडिफिकेशन किया है उनको वो डिटेल कर रहे हैं। बच्चे उनके पीछे पीछे उन पूरी डिटेल्स के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो अभी, तो आपको मैं यही बता दूं कि एसएससी मैथ्स फिजिक्स के लिए आपके 35% से ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड हैं और आउट ऑफ सिलेबस है प्रीवियस क्वेश्चन के, जिसे आप बहुत ज्यादा समय देकर उसी को रिवाइज करें, जहां आप अटक रहे हैं, जो आप डिमोटिवेट कर रहा है, कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, वो पार्ट एक्चुअल में सिलेबस से निकाल दिए। अब इस समस्या को जान जाएंगे तो हमारा स्कोर बहुत ज्यादा इससे लगेगा और हमें कहां चिपक के रखना है, कितना तक हमें परसेंट बनाना है, आज उन सब चीजों को डिस्कस। और आज हम आपके साथ इस पूरे वीडियो में केवल जेईई मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आज का ये अंक हमारा स्पेशली उस सब्जेक्ट का होगा जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उससे प्लान न करें तो सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है। मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो जेईई से मैथ के सिलेबस को हम आज देखेंगे आपके साथ और देखेंगे कि क्या है मैथ का सिलेबस 2024 के बाद से, ठीक है। मैथ के सिलेबस को अगर आप गौर करो तो कहोगे कि सर पहले ये था अभी ये, या तो मैं टॉपिक्स पर आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूं, या आप इसमें नोटिस करो कि पढ़ना है। और किन चैप्टर्स को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं जो आप अभी बचे हुए 100 दिन में अगर आपने मास्टरी हासिल नहीं किया, केवल उसे पूरा करें तो 10 प्लस मैथ बना सकते हैं, मतलब 40-50 नंबर से आसपास का आप स्कोर अभी भी मैथ कर सकते हैं, जो गलत नहीं होगा। पहले गलत हुआ करता था कि इन मैथ्स में बहुत सारा कुछ था, अब मैथ सीधा पॉइंट्स पा रहा है और इसे अब स्कोर किया जा सकता है। तो हम एक करके डिस्कस करें। आप हम लास्ट ईयर में भी सिलेबस को लेकर के चले ताकि आपको एक अच्छा लगे कि लास्ट ईयर में क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें चैप्टर यूनिट 1 की, जब जो जेईई ने रखा है यूनिट 1 में इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स के अंदर सेट रिलेशंस और फंक्शन के बारे में बात की। सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, अगर पुराने नोट्स से पढ़ रहे हैं, फैकल्टी से ओके है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं किया है। दैट मींस कि यू कैन रेफर टू नोट्स, मॉड्यूल्स और कुछ भी तो आपके भैया, चाचा या बुआ या कोई भी किसी भी बड़े सीनियर से आपने कैरी किया और उसके नोट्स को, मॉड्यूल को ज्यादातर बच्चे वैसे बनाते हैं या लास्ट 3 साल 4 साल पुराने वीडियोस को देख करके, रेफरेंस को देख करके कहीं से जुगाड़ करके पढ़ रहे थे, तो वो लोग कर रहे हैं। तो सेट थ्योरी में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है और ये भी वो भी है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा खतरनाक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये इसमें आपको चीजें बदली गई है। जैसे इसमें क्या बदला गया, पहले ये सिलेबस को पहले देख लेते हैं है क्या। सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, ये केवल पढ़ना है।
Representation of complex number in arbitrary form of a plus ib or x plus iy, you can refer to it. Their representation in play, Argand diagram, algebra of complex number, modulus and argument or attribute of a complex number. इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल क्वालिटी के साथ पढ़ना है। इसका मतलब कि जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे थे डी मॉडल्स का या फिर हम जा रहे थे स्क्वायर रूट्स को लेकर के उससे हमें छोड़ना होगा। और आप कभी भी एक अच्छे टीचर से नोट्स में देखना, ये सब का बहुत ही ज्यादा सवाल होता है, बहुत ज्यादा स्क्वायर रूट्स वाले होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और जाकर के ऑपरेट करने वाले। तो इन सेक्शंस को जिससे सिलेबस से निकाल दिया गया, आप उसको अगर अननेसेसरी वर्क कर रहे हैं तो वो एक तो आपका कॉन्फिडेंस गिराएगा कि ये कॉम्प्लेक्स में बहुत हार्ड है। और अगर हम सिलेबस देख के चले तो ये केवल बेसिक इंट्रो सेक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके बाद आपका आर्गन डायग्राम, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडल्स एंड आर्गुमेंट अगर ये मार्क किया जाए तो ये आपको 4 to 5 डेज का जो 1 आवर की क्लासेस होगी ये पर्याप्त होगी क्लियर करने के लिए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे जाने वाला सवाल अब आपको बहुत ही आसान लगेगा। दैट मींस आई विल रिकमेंड टू गो फॉर इट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इसके लिए प्लान कर सकते हो कि 5 डेज अगर आप के पास अच्छी कोई बुक हो तो केवल टॉपिक्स वाइज देख लेना और उस बुक से केवल रीड आउट भी करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हर आने में समझ जाएगा। क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर भाग देता वो नेपियर्स नंबर्स का, यूलर्स नंबर्स का, डी मॉर्गन्स का और बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी थी। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल इंट्रो मार्क कर समझ लिया तो उसको तक ठीक है। अब हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर उससे क्वालिटी को इनरोल होना चाहिए। इसका मतलब मैं एक पार्ट के लिए आपको बोल रहा हूं, जाइए एक पार्ट के लिए बोले अभी लिखिए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स का हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में अगर बात करें प्रीवियस ईयर से और अभी से लेकर के, तो आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में लगभग कोई भी सिलेबस का चेंज नहीं हुआ है। एसएससी प्रीवियस नोट्स से आप जा सकते हैं खुद होगा प्लान के हिसाब से देखें तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने में उसमें मिसलेनियस सेक्शन होता है, उसे कंप्लीट करेंगे और एक फार्मूलाज का लिस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला की लिस्टिंग बनाने के बाद उस फार्मूलाज को कम से कम एक पूरी तरह से रट जाए और कैलकुलेशन के लिए तैयार है। मैट्रिक्स आपके एग्जाम हॉल में भले 2 मिनट से 3 मिनट ले, लेकिन आपका आंसर 100% आएगा। मतलब आप अगर शॉर्ट प्लानिंग में हो कि सर अभी तक मैथ के बारे में बहुत कुछ नहीं किया तो मैट्रिक्स कर सकते हो। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 डेज। तो इसका मतलब कि आप इसको 10 दिन के प्लानिंग को कर सकते हो तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ओके रहेगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक और बात बहुत ही अच्छा से इस टॉपिक को कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके एक लिमिट मीनिंग तक रख दिया है। लेकिन याद है इसमें वही बच्चे बहुत अच्छा करेंगे जिनका आईक्यू अच्छा है, सोच अच्छी पाते हैं और उन्होंने समय दिया हो इस चैप्टर पर। तो अगर आपने अभी तक समय नहीं दिया तो इसको थोड़ा सा पीछे रखना है। याद है इस टॉपिक को अगर आप क्लियर नहीं कर रहे या मैं अभी बोल रहा हूं इसको प्रेडिक्टिव में पीछे रखें, दैट मींस कि आप प्रोबेबिलिटी भी नहीं बनाने जा रहे। मैं याद है अभी मैं ऑर्डर्स को केवल बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो पूरी तरह से लड़का है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छा है वो 100% इसके सवाल को आपको देखते ही आंसर हो जाता है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट से आप आंसर लिख सकते हो। इतनी अच्छी प्रैक्टिस और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। बट अगर आपने नहीं किया तो आप उसे बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो अभी उसको थोड़ा प्रैक्टिस टीचर होगा अलजेब्रा से में और भी बहुत सारे स्टोरी दिया है उसको लेके देखते हैं। इसमें भी सिलेबस नो चेंज, प्रीवियस नोट्स, प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस असाइनमेंट कुछ भी है टाइप टू वर्क, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस नोट्स से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगला सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कमाल का इसने किया है। सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ जो घटना किया पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने नोटिस किया इस सिलेबस को अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, रिलेशन बिटवीन ए एंड जी। यहां पर तो सीरीज ही नहीं है, मतलब सम ऑफ सीरीज सीक्वेंस जो था वो भी लाया, मतलब एसिन एसिन2 एसिन3 ऐसा टाइप का जो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का जो सम था वो पूरी तरह से सिलेबस निकाल दिया। मतलब अगर ये देखें तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज मुश्किल से 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास मतलब 5 क्लासेस का है और 5 क्लासेस कर लीजिए एनसीईआरटी का बनाइए और एक किसी स्टैंडर्ड बुक का इन टॉपिक्स में देखकर केवल सवाल बनाइए।
जो कि एकदम बेसिक होंगे, आपका हर हाल में रिजल्ट देगा ही देगा। तो इसको ध्यान रखें, मतलब ये आपका फिर से एक इजी चैप्टर बना चुका है, ठीक है। मतलब इसके सवाल बनेंगे ही बनेंगे और एकदम से बनाने, ठीक है। मैं एकदम साइड से नोट करके चल जाता हूँ, जिसमें मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये सवाल बनेंगे। सेकंड रिलेशन का अभी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका मैंने एक बोला कॉम्प्लेक्स इजी सेक्शन, इजी सेक्शन में जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इजी कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक सवाल बनेंगे और ये आपको नहीं जाना चाहिए 4 to 5 क्लासेस, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में लेते हैं दैट विल वर्क, ठीक है। ये काम कर जाएगा, काफी है, क्योंकि आप सिलेबस के टॉपिक्स को मैच कराना, केवल उतना ही पढ़ना, उतना ही सवाल करना। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे समझ जाओगे उसका समझोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भले पब्लिकेशन बेचने के लिए बहुत सारा चीज को डाल दिया कि ये पूछा गया ये मुझे, बट उन्हें चाहिए था कि जो सिलेबस में बस उससे इंक्लूड करे, बाकी को एक्सपेक्ट करे और उनको मोटाई दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों के साथ सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि अगर सिलेबस कुछ अलाउ नहीं कर रहा है दैट मींस यू शुड नॉट कंसीडर दोस क्वेश्चन इन योर बुक, ठीक है। बट वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपके लिए बोला कि वो चीज चल जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा, वो था आपका मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये आपको थोड़ा सा समय देगा, तो हम चाहते हैं कि आप समय दें 10 क्लासेस के अराउंड, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस ये भी लेके आया और एक क्वेश्चंस हर एक से 2 लेकर के आए। हर में बनेगा और सही जो हमारे एकदम कमजोर स्टूडेंट के लिए, जिनको लगता है कि एग्जाम हॉल में हमारे पास आधा घंटा होता है, जो मैथ को कुछ आता ही नहीं, उन बच्चों के लिए बता रहे जो परफेक्ट आंसर करके आएंगे, ठीक है। तीसरी चीज मैंने बताया अभी आपको कि किस चीज में, तो आपका सीक्वेंशियल सीरीज, ये तो बोनस हो गया, क्योंकि इसमें सीरीज गायब हो गया, सीक्वेंस है लेकिन सीक्वेंस से सीरीज में सीरीज गायब हो गया। 4 to 5 क्लास बेहतर होगा, एनसीईआरटी, ठीक है, और सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको अगर रिवाइज करना है तो 222 से 25 तक क्वेश्चंस देखें, उससे ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन तो होगा, ठीक है। आगे सिलेबस की ओर फिर से सिलेबस की तरफ हम फिर से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें बड़े से मैंने इसको फिलहाल आगे कर बायोनोमियल थोड़ा सा जोड़ लो, बायोनोमियल के पीछे और इस साल के पार्ट में जो रहा, इसके बारे में पार्ट में जनरल टर्म्स था, जनरल टर्म्स यूनिट टर्म्स है, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज ऑफ बायोनोमियल्स को हटा दिया गया। इसका मतलब कि आपका बायोनोमियल थ्योरम फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, मतलब सिलेबस को कितना इजी कर दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स मतलब पावर 10 है, उस प्रीवियस था, ठीक है। जनरल टर्म्स मिडिल टर्म्स है, जनरल टर्म्स मिडिल टर्म्स है, एंड सिंपल एप्लीकेशन बोला, मतलब एक्सटेंशन को करके आपको सिंपल समेशन वगैरह यूज करेगा। मतलब बायोनोमियल की अगर बात करें तो ये आपका 4 से 5 क्लास लगेगा। अब ये फिर से, क्योंकि वजह क्या था कि पिछली बार इसका एप्लीकेशन था जो डिफिकल्ट हो जाता था, अब आपको क्या है, सॉरी पिछली बार जो इसका था आपका कोएफिशिएंट था, प्रॉपर्टीज था, वो सारा हटा दिया गया, हम सवाल पूछेंगे नहीं। यहाँ मिस्टेक हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा वर्क कर देता है, कोएफिशिएंट निकालना है, टर्म्स का, मिडिल टर्म्स का, कोई एक्स टर्म्स का, और यहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज को बहुत वर्क करते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है कि ये इनकम्प्लीट प्राइम सही सोच रहे हो, बट यहाँ जेईई सिलेबस का निकाल दिया है, दे विल नॉट गो फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि वो नहीं इंक्लूड करेगा आपको सिलेबस को, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट प्रेशर फेस करेगा। तो अब क्या है कि वो उन्होंने सिलेबस से कट कर दिया, बट टीचर्स को लगता है कि हम ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ा रहे हैं तो हम कंप्लीट कर देते हैं, बट हमें नहीं करना है दोस्त, हमें स्कोर करना, तो हमें एकदम से सिलेबस करके रुकना है, सिलेबस बाहर नहीं जाना। और सिलेबस में क्या है, केवल हम इंडेक्सिंग देखेंगे और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बाद कैसे एक्सपेंड करते हैं, जनरल टर्म्स को देखेंगे, मिडिल टर्म्स को देखेंगे, और सिंपल एप्लीकेशन। मतलब अगर आप बात करें तो 4 to 5 क्लास होगा, मतलब अगली एक और टॉपिक जो हम आपको बोलेंगे इंक्लूड करो स्कोर के लिए, बायोनोमियल थ्योरम, एनसीईआरटी, 2 दिन लगे आपको, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, ठीक है। वन क्वेश्चन एक्सपेक्ट है तो आप इसे कर ले जा सकता है, तो इतना पक्का पक्का नहीं होना है। जब हमारे ऊपर बता रहा है कि सर ऐसा है कि आपने पक्का बोला, हम बैठ गए थे कि हमें पक्का आंसर मिल जाएगा, ये आंसर कर नहीं आ सकता। ये सर लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर बच्चे कैलकुलस से ओके है तो ठीक है, नहीं मैं अभी इसको स्किप करने की बात करूंगा, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि जो है आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार जाइएगा। मैं आपको लास्ट ईयर प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस कम से आसान नहीं था, इसलिए नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर बोलोगे सर डिफरेंशियल पूरा आपने गाइड कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का बोल रहे हो कि या नोट करो, तो मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने बोर्ड के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी से बनाया है तो वो सवाल आपको एनसीईआरटी से उठ करके आएंगे, इससे ज्यादा लेवल वाइज नहीं है। तो अगर आप बोर्ड बेस्ड भी सवाल पढ़ रहे हैं और आपने उसको ओके कर रखा है, बेसिक आप जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सवाल आपको आने वाला है। बोर्ड के बच्चे अगर बोर्ड के लिए इसे कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इसको प्रॉपर एनसीईआरटी से 2-3 बार बना लीजिएगा, ये सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ करके आए। तो अभी मैं इसको आपके लिए ऑप्शन रखा हूं, ज्यादा इसको नहीं पढ़ने का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये खेल खेलेगा, लास्ट ईयर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस और अभी के सिलेबस में आसमान जमीन का अंतर है। अगर बोलोगे सर क्या है, तो देख लो भाई, आप स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा पढ़ो। स्ट्रेट लाइन में जो बोल रहा है वो है क्या, हम लास्ट ईयर सिलेबस को देखें, वेरियस पॉइंट्स, ये पॉइंट था इंसर्शन ऑफ एंगल, ठीक है, एंड सॉरी एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ठीक है, देखिए आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन जो करते हैं, फॉर्मूला डेवलप करते हैं, तो वो पार्ट यहां से हटा दिया गया है, जो कि आप पढ़ते हो उसे हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑल्सो सेंटर सर्कमफ्रेंस, मतलब अगर आप देखो तो इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करो दोस्तों, तो इस स्ट्रेट लाइन, अब अगर आपको पढ़ते हो, आपने अगर ये पढ़ा है तो ये सब जो है ये मुश्किल से 6 to 8 क्लास का मैटर है, ठीक है ना, मतलब क्लास नहीं मतलब 6 to 8 लेक्चर्स का, क्योंकि पहले के सिलेबस में एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्शन एंगल्स था, ठीक है ना, उसके साथ साथ तो आपका था ट्रायंगल था, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, जो पूरी तरह से हट गया। और ये सिंपल जिस पर ज्यादातर सवाल जो जिससे रिलेटेड आ रहा है सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सर्कमफेरेंस पर, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सवाल बचे नहीं। तो y mx + c ये एक फॉर्मेट बना, एक y - y1 और x - x1 बाय सॉरी x - x1 a into x - x1 इस फॉर्मेट वाला सवाल, और ये y ये यहाँ अपना x y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2 और x1 - x1, ये सवाल जो रहा ये फॉर्मेट का केवल सवाल बना है, उसके अलावा कोई सवाल अभी बचा हुआ नहीं है। तो हम ये करें क्या कि आप थोड़ा सा इसको वर्क करोगे स्ट्रेट लाइन में, हो सकता है कुछ चीजें गलत हो, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी में बताने का है। अब आपको ये करें केवल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स को देख लीजिए, उस इक्वेशन पर इक्वेशन बेस्ड सवाल, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन को जब कट करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने वाला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका एक tan थीटा का फार्मूला होगा दो स्लोप के बीच का एंगल्स का, वो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये डायरेक्ट आप इक्वेशन डाल के डिस्टेंस होगा, और सेंट्रॉइड का ऑपोजिट का सर्कमफ्रेंस, मतलब आपको टॉपिक लिखना उतना ही सवाल क्वेश्चन बैंक से बनाना, क्योंकि अगर आप पूरा सवाल बना रहे हो तो बहुत ही हैवी होगा, बहुत ही लोड होगा, जरूरत नहीं है, नहीं पूछने वाला, दूर तक कोई चांसेस नहीं है। अगर तो बोलते सर एडवांस में पूछेगा मेंस पहले जनवरी वाला 99 लेकर के आओ, उसके बाद एडवांस का पढ़ना, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम वाला 92 93 95 को पहुंच जाते हो, फिर कंफ्यूजन हो जाता है तो पहले क्या करें, आप 99 मेंस ले आओ, बहुत समय बचेगा, 4 महीने तो करते नहीं। सर्कल ऑफ पॉइंट सेक्शन को देखो, इसको तो क्या कहते हैं, इसको तो लगभग हमारा बना के छोड़ दिया है सर्कल पॉइंट सेक्शन को, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पहले था वही है, ठीक है ना, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस एंड सेंटर चलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन, ठीक है, वन इक्वेशन ऑफ लाइन सर्कल, ठीक है, and the condition of a line tangent का हटा दिया। अब इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन केवल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब अगर बात किया जाए तो ये सारे के सारे जो सिलेबस हैं आपके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो सिलेबस है ये केवल सर्कल है,
इसके बाद केवल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को बोल दिया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पावर ये और मतलब चेक करके बताना है कि y = 4x का स्टैंडर्ड है कि नहीं, x² + y² b² = 1 है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस को केवल चेक करना होगा, मतलब आप पहले के सिलेबस देखोगे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, हाई स्पीड लेवल के सवाल बनाने थे, उसका पॉइंट लेना था, उसका फॉर्म्स डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म में, टेंजेंट फॉर्म में। अब नॉर्मल और टेंजेंट वर्ड हटा चुका है सिलेबस से, मतलब आपको नॉर्मल और टेंजेंट किसी का निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जब नॉर्मल टेंजेंट निकालना है छोड़ दिया तो फिर सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं, बेसिक जितना पूछ सकता है वो सर्कल। फिर यहाँ पर मास्टर सर्कल से कुछ भी सवाल नहीं पूछा जा सकता, मतलब सर्कल में एकदम से लिंक करके इतना ही पूछना है, क्योंकि प्रीवियसली जो था सवाल वो सवाल था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेक्शन ऑफ कोनिक्स, इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म को रखा है, ठीक है ना। एंड वो कंडीशन ऑफ y = mx² टेंजेंट एंड द टेंजेंसी का पार्ट पूरी तरह से हटा दिया, तो सवाल अब लिंकेड है। तो अगर आप इसकी प्लानिंग करो मेरे कोऑर्डिनेट का, तो आप 20 डेज डेली 1 आवर्स दे दो, आपका ये 4 सवाल फिक्स करके लेके जाएगा दोस्त, 2 छोटा सा सेट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, 3 सवाल तक को टच करेगा और एक कोई सवाल कोनिक सेक्शन से उतर के आएगा। तो अगर आपके पास अभी दिवाली और छठ की छुट्टी में या और भी छुट्टी बेसिस पर डेली 1 आवर्स का ऑटोमेटिक टॉपिक मैच करा के ही पढ़ना है, अगर ऑनलाइन से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो या स्टडी मटेरियल से, क्योंकि सारे स्टडी मटेरियल में अभी भी टॉपिक्स को फिल्टर नहीं किया गया है, तो आप टॉपिक मैच करो, उतना ही पढ़ बना। सवाल को देखो, अगर टेंजेंट वर्ड यूज हो गया, नॉर्मल यूज हो गया, टेंडेंसी कंडीशन हो गया, तो आप इसको स्किप करो, ठीक है। नहीं बनाना है इसको, नहीं पूछेगा, जेईएस आप नशे में नहीं है, सीधा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आपके इस पार्ट को देखिए जहां पर हम लोग देख रहे थे, तो हमारे लिए ये 5वां टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम रखेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 20 डेज वर्क, ठीक है। 1 आवर देने आप जिस किसी भी रेफरेंस को बना, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, 2 ही चीज पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल। अगर उधर हो जाए तब बोलना कि सर क्या करें, तो पहला बोला ये तो हाइपरबोला के स्टैंडर्ड क्या होता है, माइनस से क्या होता है, बस बेसिक इंट्रोडक्शन 2-2 पेज का केवल नोट्स बनाना काफी है, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। ये अब अपने आपको दूसरे तरीके से यहां पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो अगली बात को थोड़ा सा सोचते हैं कि अगले बार में क्या है। तो अगला अपना टॉपिक है क्या, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब हम इस नोट्स को प्रीवियस से बताते हैं, तो उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 3D ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक स्पेस xyz, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस के डिस्टेंस की बात होगी, ये सिलेबस में है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स का फार्मूला बेस्ड होगा, वो है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। जो भी अगर जीडी पढ़ते होंगे एनसीईआरटी लेवल का भी पढ़ोगे, तो आपको डे 2 डे 3 में इसकी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, एंगल बिटवीन ये फार्मूलाज है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, सीयू लाइन से करते हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को, एंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द और इंटीग्रेशन। मतलब भैया ये 4 से 5 क्लास का है और आपको ये प्योरली एनसीईआरटी 1% भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपका सवाल बनेगा। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में ये पता करना है यार सवाल उतना हार्ड नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला बोलते हैं या फिर ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का क्या फार्मूला, प्रोडक्ट करना है, जोड़ना है, घटाना है, वो कंफ्यूज है। एनसीईआरटी इसके ऊपर नहीं जाना है, एनसीईआरटी से ऊपर ये नहीं जाएगा, उससे सवाल पूछेगा और वो काफी होगा। तो आप ये इसका पक्का रखना, जो एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मतलब आपके लिस्ट में मैं इसे फिर से ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो हमारे लिस्ट में ये एक और एडिशन है, वो एडिशन क्या है, तो हमारे 6 नंबर पर है 3D 1 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। और आप इस पर 5 डेज का वर्किंग दे दो, काफी होगा, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो ज्यादा जाना नहीं, इस बार क्या करना है कि पूरा का पूरा हमको उतारना है, पूरा मैथ में जो बनाएंगे
सब सही कराना है, ठीक है 3-4 गलती होगी, इतना भी आप करो, लेकिन आपको ऐसा प्लान करके चलना है कि सब सही है, ठीक है। सिलेबस को आगे लेकर नहीं जाते, क्योंकि हम केवल स्कोर कर रहे हैं, हमको पूरे सिलेबस से खास मतलब नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा 3D के मुकाबले वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा प्रैक्टिस बेस्ड होगा। ऐसा नहीं बोलेगा एनसीईआरटी काफी ओके सिलेबस ठीक है, बट एनसीईआरटी के साथ साथ आप इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा तब अच्छा लगेगा, नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। तो वेक्टर अलजेब्रा मेरे लिए रिकमेंडेड होगा, बट लेवल 1 के बाद मतलब आपको जितने टॉपिक्स मैं इस लिस्ट में दे रहा हूं अगर फिनिश हो जाए 10 डेज बिफोर भी फिनिश हो जाए तो यू कैन ऐड वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, क्योंकि हमको वेक्टर अलजेब्रा बहुत जितना करेंट रहेगा ज्यादा अच्छा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये इस केस में क्या है, इस टॉपिक में दो टॉपिक को एक साथ मर्ज कर दिया, पर हम आपको बोलेंगे क्या कि आप स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करें, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आप क्लास 3 में पढ़ चुके हैं और वही यहां पर पूछा है, ठीक है। तो क्लास 3 के जो भी था, ठीक है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ठीक है ना, डेटा का कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, मीन, ठीक है ना, यहां तक के जो हिस्से हैं ना वो ज्यादातर हिस्से आप क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। केवल यहाँ पर एक बार फिर से ब्रश अप करने की जरूरत है। कहाँ प्रॉब्लम है, तो बच्चे यहाँ आने से पहले ही अपने आप को कर देते आईपी छोड़ दिए, अपने प्रिपरेशन को, जेईई प्रिपरेशन को छोड़ दिए, प्रॉब्लम हो जाती है। जो बच्चे 3 में अच्छे थे या नहीं भी अच्छे हो, एवरेज भी हो, तो आप इसको पढ़ चुके हो, एक और बार फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, कुछ 2-4 नए फॉर्मूले आएंगे उसको यूज कीजिए, बनना ही बनना है, तब लोड नहीं लेना है, आराम से आपके लिए सिलेबस इतना कट करके बैठ गया फिर भी स्कोर नहीं कर रहे हो तब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इसके इस पार्ट को करिएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ जाओ, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डाउटफुल है तो रुक जाओ यार, बहुत हम लोग बना लिए, इतना ज्यादा थोड़ी बनाना है करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रीगो नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। मेरे की ओर से इसलिए रिकमेंड नहीं कि रिसेंट ईयर्स में इससे सवाल जो कुछ ज्यादा खास नहीं पूछा, तो हमने अभी एक और टॉपिक जो आपका ऐड किया उसे भी देख लेते हैं। क्या हमने ऐड किया, कहां चला गया, चलो हम अपने देखते हैं है क्या चला गया, चलो ठीक है। हमने जो ऐड किया था उसे देख लेते हैं, क्या क्या ऐड किए थे। तो हम पहला ऐड जो हम अपना था, ठीक है, हमारे पास तो है भाई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम करेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है ना। दूसरी हमारी जो होगी थी वो थी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो करेंगे, ठीक है ना। तीसरी जो हमने अपना तय किया कि क्या करना है अपने को, क्योंकि हम लोगों को कुछ कराना था, बाइनोमियल करेंगे, सिलेबस आप देखते रहना। चौथी जो हमने तय किया वो था सीक्वेंशियल सीरीज तो गायब हो गई है, ठीक है। पांचवी जो तय किया हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये केवल बच्चे आपके ऊपर, अगर आपने ट्वेल्थ लेवल का बनाया है तो ये देखना एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन को केवल डेटा चेंज करके डायरेक्ट पूछा है तो आपके ऊपर छोड़ रहा हो, ठीक है ना। छठा कोऑर्डिनेट में भी क्या है, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रिगोन नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सातवां 3D एनसीईआरटी, ठीक है। आठवां अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाता है समय पर यू कैन गो फॉर वेक्टर कुछ फंसने वाला होता है, दिखता है बड़ा सा लेकिन प्रॉब्लम फंस जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, एक से दो, एक हो सकता है, एक होगा, एक 100% होगा, कोऑर्डिनेट में 3 से 4 होगा, ठीक है ना। 3 एक होगा, वेक्टर एक होगा। अगर मिनिमम की बात करें 1 2 3 4 5 5 3 8 9 10 8 मिनिमम और 12 मैक्सिमम। ये आपका मैं जो दे रहा हूं केवल 50 डेज प्लान दे रहा हूं, 50 डेज के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बेसिक रूप से अगर चाहते हो कि में से आपको 40 से 50 नंबर का लास्ट 50 डेज में बोनस मिले तो प्लीज इन सबको एक रूटीन बनाओ, 1 घंटा मैथ का डेली दो, लास्ट डे 70-80 दिन में चले जाओ, एक भी सवाल गलत नहीं होगा लेकिन फिर भी मान के चलते हैं इसमें से अगर 30 सवाल गलत भी होते हैं, अगर आपने 10 बनाया 30 सवाल गलत दिया तो आपका क्या हो जाता है कि 25 नंबर का ऐड हुआ, ठीक है। अगर मैथ में 0 हो
और भी बहुत सारी चीज़ बताएंगे जहाँ पर वर्क करने से आपको फायदा होगा और जनवरी की रिजल्ट काफ़ी आसान होगी। बेस्ट ऑफ लक और ऐसे बहुत सारे अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।